हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से इलेक्ट्रोस्टैट्स की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है 3 पार्टिकल्स A, B एंड C of charges Q, Q and 2Q and masses M, 2M and 5M respectively are held in free space in a straight line at separation r0 between two adjacent particles as shown in the figure. All the 3 particles are released simultaneously. Find velocities of all the 3 particles when they reach so far from each other that the electrostatic interaction between them can be neglected. यहाँ पर देखिए 3 चार्ज पार्टिकल हैं। इनको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से रखा गया है कि 2 एडजेसेंट पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन r0 है। अब इनको साइमल्टेनियसली रिलीज किया जाता है। जब ये एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे तब अपने को इनकी वेलोसिटी पता करनी है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंट पे अपन टोटल एनर्जी को EI से डिनोट कर देते हैं। टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी UI प्लस काइनेटिक एनर्जी KI। इनिशियली तीनों चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पेयर AB के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस पेयर BC के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस पेयर CA के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर अपने को 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं Q1, Q2 और इन चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा गया है तो इस पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होगा K Q1 Q2 अपॉन R। इस फॉर्मूला से अपन तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे पेयर AB की पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी K Q1 Q2 की वैल्यू तो Q स्क्वायर के बराबर है, R की जगह R0 रख देते हैं। पेयर BC के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे 2Q स्क्वायर के बराबर होगी और R की वैल्यू R0 है। फिर पेयर CA के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q1 Q2 तो फिर से 2Q स्क्वायर के बराबर होगा और R की जगह अपन 2R0 रखेंगे। यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा 4KQ स्क्वायर अपॉन R0। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। फाइनल मोमेंट पे यानी जब तीनों चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे तो इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे मान लेते हैं A की वेलोसिटी V1 है, B की वेलोसिटी V2 है और C की वेलोसिटी V3 है। तो टोटल एनर्जी को अपन ये लिख सकते हैं E फाइनल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। यहाँ पे U फाइनल तो ज़ीरो रहेगा, K फाइनल को अपन ये लिख सकते हैं पार्टिकल A की काइनेटिक एनर्जी, A का मास दिया हुआ है M तो हाफ M V1 स्क्वायर। पार्टिकल B की काइनेटिक एनर्जी, A का मास जहाँ पे M स्पेसिफाइड है, B का मास है 2M और C का मास है 5M। B की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2M इंटू V2 स्क्वायर और C की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 5M V3 स्क्वायर। अपन M/2 को तो कॉमन ले लेते हैं, अपने पास ये आ जाएगा M/2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर प्लस 5V3 स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 से इनिशियल और फाइनल एनर्जीज को इक्वेट कर देते हैं। EI इज इक्वल टू EF।
जहाँ से अपने को ये मिल जाएगा m/2। इनिशियल एनर्जी तो है 4kq² और फाइनल एनर्जी है m/2 v1² प्लस 2v2² प्लस 5v3²। इसको मैं ये लिख सकता हूँ v1² प्लस 2v2² प्लस 5v3² is equal to 8kq² अपॉन m/r0। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3। अब अगर अपने को v1, v2 और v3 में कोई रिलेशन मिल जाए या ये पता लग जाए कि v1, v2 और v3 इनफाइनाइट सेपरेशन पर किस रेशियो में होंगे, तो अपन तीनों की वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन ये पता करेंगे कि तीनों की वेलोसिटीज के बीच क्या रिलेशन होगा। वेलोसिटीज के बीच रिलेशन निकालने के लिए पहले अपन t = 0 पे तीनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन पता करते हैं। एट t = 0 पहले a का एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो a के ऊपर b की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसको मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन a ड्यू टू b। इसी तरह से a के ऊपर c की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन a ड्यू टू c। ये दोनों ही फोर्स लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ से इन दोनों का अलजेब्राइक सम मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a के बराबर होगा। मैं a के एक्सेलरेशन को a1 से डिनोट कर देता हूँ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आ जाएगा m इंटू a1 इज इक्वल टू f(ab) प्लस f(ac)। राइटवार्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और लेफ्टवार्ड डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों फोर्सेस लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो अपन नेगेटिव साइन के साथ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे f(ab) अपन कैलकुलेट करेंगे, तो f(ab) आ जाएगा kq² अपॉन r0² और यहाँ पे एक माइनस साइन पुट कर देते हैं। f(ac) की वैल्यू हो जाएगी k2q² अपॉन 2r0 का स्क्वायर हो जाएगा 4r0² और ये अपने पास आ जाएगा -3/2 kq² अपॉन r0²। यहाँ से a1 को मैं ये लिख देता हूँ, a1 इज इक्वल टू -3/2 kq² अपॉन m/r0²। इसी तरह से a2 और a3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। b का एक्सेलरेशन मैं a2 ले रहा हूं, तो b के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ये हो जाएगा 2m इंटू a2 इज इक्वल टू b के ऊपर एक तो a की वजह से फोर्स लगेगा जो राइटवार्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, फोर्स ऑन b ड्यू टू a, और एक c की वजह से फोर्स लगेगा जो लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन b ड्यू टू c। तो अपने पास ये आ जाएगा FBC प्लस FBA। FBC की वैल्यू तो अपन नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ये आ जाएगा -k2q² अपॉन r0² और FBA हो जाएगा +kq² अपॉन r0²। और इसको अपन ये लिख सकते हैं -kq² अपॉन r0²। यहाँ से a2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू -1/2 kq²
अपॉन एम आर नॉट स्क्वायर। अब अपन पार्टिकल सी का एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो सी के ऊपर एक तो ए की वजह से फोर्स लगेगा जो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और एक फोर्स बी की वजह से लगेगा, ये भी राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ये हो जाएगा 5m मास ऑफ सी into its acceleration is equal to force on C due to A plus force on C due to B। अब A की वजह से फोर्स निकालते हैं, तो A की वजह से फोर्स ये आ जाएगा K Q1 Q2 की वैल्यू तो 2Q स्क्वायर के बराबर होगी, दोनों के बीच सेपरेशन 2R0 है, तो 2R0 का स्क्वायर हो जाएगा 4R0 स्क्वायर। एफ सी बी निकालेंगे, यहाँ भी Q1 Q2 तो 2Q स्क्वायर के बराबर होगा, और दोनों के बीच सेपरेशन R0 है, तो यहाँ पे R0 स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 5/2 KQ स्क्वायर अपॉन R0 स्क्वायर। और यहाँ से मैं A3 को ये लिख सकता हूँ, A3 इज इक्वल टू 1/2, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन एम R0 स्क्वायर। तो अपन ये देख रहे हैं A1, A2 और A3, इनकी वैल्यूज अपने पास ये आ रही है, इनका रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा। A1 की वैल्यू तो अपने पास ये थी -3/2 KQ स्क्वायर अपॉन एम R0 स्क्वायर। A2 की वैल्यू अपने पास थी -1/2 KQ स्क्वायर अपॉन एम R0 स्क्वायर, और A3 की वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन एम R0 स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के बीच ये रेशियो आ रहा है -3:-1:1। अब देखिए t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन के बीच रेशियो अपने को पता लग गया है। तो नेक्स्ट dt टाइम में पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रेशियो होगा ये भी अपन पता कर सकते हैं। अगर मैं पार्टिकल A का डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ dx1, B का डिस्प्लेसमेंट dx2 और C का डिस्प्लेसमेंट dx3, तो उसके बीच भी रेशियो होगा -3:-1:1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t इक्वल टू 0 पे तीनों ही पार्टिकल्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो जो रेशियो एक्सेलरेशन के बीच होगा वही रेशियो डिस्प्लेसमेंट्स के बीच भी होगा। अगर मैं पार्टिकल C का डिस्प्लेसमेंट ये ले लेता हूँ dx3 इज इक्वल टू dx, तो dx2 हो जाएगा -dx और dx1 हो जाएगा -3dx। dt टाइम के बाद वेलोसिटीज के बीच भी यही रिलेशन होगा। dt टाइम के बाद वेलोसिटीज को मैं v1, v2, v3 से डिनोट कर देता हूँ, तो ये रेशियो भी रहेगा -3:-1:1। अब देखिए अगर मैं पार्टिकल्स की पोजीशन को डिनोट करूं तो t इक्वल टू 0 पे तो पोजीशंस ये थी, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये पार्टिकल लोकेटेड थे। मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये लोकेटेड है। ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है और ये पार्टिकल C है। A और B के बीच सेपरेशन R0 है, B और C के बीच भी सेपरेशन R0 है। अगर मैं t इक्वल टू
dt टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखूं तो a तो आपका लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर चुका होगा, -3dx इधर शिफ्ट हो चुका होगा, b -dx इधर शिफ्ट हो गया है, और c +dx इधर शिफ्ट हो चुका है। तो अब अगर मैं इनकी नई पोजीशंस को डिनोट करूं तो नई पोजीशंस कुछ इस तरह से रहेंगी, a यहाँ पे होगा, b यहाँ पे और c यहाँ पे होगा। ये इनकी नई पोजीशंस होंगी। और नई पोजीशन में अगर मैं दो एडजेसेंट पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन देखूं तो a और b के बीच अब सेपरेशन हो जाएगा r0 + 2dx। अपन ये देखेंगे b और c के बीच भी सेपरेशन यही है, r0 + 2dx। इसका मतलब a और b के बीच सेपरेशन वही है जो b और c के बीच है। तो अब भी अगर t = dt पे अगर आप एक्सेलरेशंस के बीच रेशियो पता करोगे तो वो रेशियो पहले की तरह वही आएगा, -3 = -1 = 1, क्योंकि r0 की जगह केवल r आ जाएगा, रेशियो वही रहेगा। तो वेलोसिटीज के बीच भी वही रिलेशन रहेगा, -3 = -1 = 1। इसका मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा -3 = -1 के रेशियो में रहेंगे। तो अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं तो c की वेलोसिटी अगर मैं मान लेता हूँ v है तो b की वेलोसिटी हो जाएगी, इसको मैं v3 से डिनोट कर देता हूँ। c की वेलोसिटी है v3 जिसको अपन v से डिनोट कर रहे हैं, तो v2 होगी -v और v1 होगी -3v। When particles are at infinite separation। अब देखिए अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन में अपन v3, v2 और v1 की वैल्यू v की टर्म्स में पुट कर देते हैं। तो v1 स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा 9v², यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस v², यहाँ पे आएगा 5v² इज इक्वल टू 8kq² अपॉन m r0। और इसको अपन ये लिख सकते हैं 9 + 2 11 + 5 16, 16v² इज इक्वल टू 8kq² अपॉन m r0। और इसको अपन ये लिखेंगे v इज इक्वल टू √kq² अपॉन 2 m r0। k की जगह अपन 1/4πε0 रख सकते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा, 2 को तो बाहर ले लेता हूँ, अंदर ये रहेगा q² अपॉन 2πε0 m r0। v3 की वैल्यू पता लग गई, तो v3 तो अपने पास ये आ गया, v3 इज इक्वल टू v यानी हाफ √q² अपॉन 2πε0 m r0। v2 की वैल्यू हो जाएगी -v के बराबर, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा, √q² अपॉन 2πε0
एप्सिलॉन नॉट एम आर नॉट, और V1 की वैल्यू हो जाएगी -V3 के बराबर, सॉरी V1 की वैल्यू हो जाएगी -3V के बराबर। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। V1, V2 और V3 की वैल्यू अपन ने पता कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।